दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम वाले पर। यहाँ पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य आपको 90% प्लस मार्क्स डालेगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए जो है राजन सीरीज चलाई जा रही है और प्रीवियस ईयर पेपर जो है लाए गए हैं। अब आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। आपकी डेट भी आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपका फॉर्म भी फिल होने लगेंगे जल्दी ही एग्ज़ामिनेशन। इसके लिए आप इसकी फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टारगेट बैच का फ्री टारगेट बैच का लाभ ले सके और अपना 90% प्लस मार्क्स ला सके। और आइए यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं कि हमारा किस किस टाइमिंग किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। यहाँ पर सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, ये हमारी है साइंस की क्लास है। इसके बाद सुबह 11 बजे क्लास हो रही है, ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। इसके बाद शाम को 4 बजे है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और शाम को 5 बजे क्लास होती है, ये होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और उसके बाद हमारी अगली क्लास होती है 6 बजे होती है, ये हमारी हिंदी की क्लास होती है। और लास्ट क्लास हमारी होती है मैथ की, ये हमारी 9 बजे क्लास होती है। और यहाँ पर सारी क्लासेस में आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है और जो भी बचा है वो आपका करा दिया जाएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं आज हमारी क्लास में क्या है। आज मैं आपको लेके आई हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लेके आई हूँ, ठीक है। मैंने आपको अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट करा दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मेरी बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। और जो मैंने राजन सीरीज कराई है आप वो भी उसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आज से अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो है स्टार्ट करेंगे। हम देख लेते हैं कि हमारा डीएलएड का पेपर कैसा आता है। इसमें मैं आपको परीक्षा पत्र ये हमारा कौन सा है 2018 का है। और इसका आपको जो पेपर आता है ये 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसके नंबर कितने होते हैं, आप 50 मार्क्स का नंबर होता है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है अपना टाइम जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका पेपर जो है वो छूट जाएगा। आइए देखते हैं, हम पेपर देख लेते हैं अपना कैसा आता है। ये देखिए आपका पेपर है, इस टाइप से आपको पेपर आएगा। ये यहाँ पर 2018 का पेपर है और इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यहाँ पे आपको 2 घंटे दिए हैं और पूर्णांक दिया है। और जो आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड हेडलाइन दी होती है वो दी है। इसमें जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो करना अनिवार्य होता है, करना हमारे अनिवार्य होते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए बहुविकल्पीय आपके ये आते हैं, बहुविकल्पीय आपके 1-1 नंबर के आते हैं और ये आपके 15 बहुविकल्पीय आते हैं। पहले यहाँ पर हम अपना आप हमारा जो है आप जो है पहले ये प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, फिर हम इसका क्या है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछे जाते हैं। आपके 15 तक तो जो है बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इसके बाद 16 नंबर आपका जो होगा वो आपके बहुविकल्पीय स्टार्ट, वो आपके 16 नंबर जो आपके अतिलघु स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपके अतिलघु दिए हुए हैं और ये आपके लिए मार्क्स 1 है, इसका भी आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद हमारे क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये हमारे जो है 2-2 नंबर के होंगे। पेपर आपको बहुत ही लेंथी आता है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपका अपना टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं 2018 के प्रीवियस ईयर का जो हमारा बहुविकल्पीय पहला प्रश्न क्या आया था। पहला प्रश्न इसमें था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो संविधान की किस धारा में रखा गया है। तो ये किस धारा में रखा गया है हमारा, ये हमारा रखा गया है धारा 45। किस में रखा गया है, धारा 45 में रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या आया था 2018 में। 2018 में दूसरा नंबर क्वेश्चन था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। जो बच्चों के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था वो किस वर्ष आया था। तो ये हमारा आया था, ये हमारा आया था 2009 में आया था। यहाँ पे आपका बा वाला जो है इसका राइट आंसर है। ये आपको 2018 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आया था।
थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन था चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। जो चार्ल्स ग्रांट आए थे उनका शैक्षिक प्रयास क्या था, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है, पहला है भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, और आ बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा आ बा जो है दोनों है। जो चार्ल्स ग्रांट आया था वो इसने यही हमारे भारत में शैक्षिक प्रयास किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों की स्थापना की जाए और अंग्रेजी माध्यम से क्या है शिक्षा प्रदान की जाए। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए हुए हैं, ठीक है। जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आया था, इसका क्या चौथे अध्याय में जो शिक्षक के दायित्व दिए हैं वो क्या क्या दायित्व हैं। इसमें पहला दिया है नियमित समय से क्या है स्कूल में उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना है, ठीक है। और थर्ड है प्रत्येक बच्चे से सीखने की योग्यता का आकलन करना है, उपयुक्त सही। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर आंसर होगा कि उपयुक्त सभी जो है इसमें जो शिक्षक के दायित्व हैं, ठीक है। और ये हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम अंतर्गत चौथे अध्याय में रखा गया है। और ये कब आया था, ये 2000 आपका 9 में आया हुआ है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है हंटर कमीशन कहते हैं कि हंटर कमीशन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो हंटर कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो हमारी प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2018 के प्रश्न पत्र में। तो ये है कोठारी आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1964 से 66 में जो है कोठारी आयोग का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 नंबर आया है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, कब आई थी, 1986 में आई हुई है। और पहली कब आई थी, हमारी पहली आई थी 1968 में आई थी। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट शिक्षा नीति, ठीक है। तो आचार्य राममूर्ति समिति जो थी, इसमें जब इसकी प्रस्तावना लाई गई थी वो कब लाई गई थी, तो ये हमारी लाई गई थी 16 दिसंबर 1990 में, ठीक है। 16 दिसंबर 1990 को लाई गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्र पर पढ़ाई के बोझ के लिए क्या है चिंता व्यक्त की थी। जो प्रोफेसर यशपाल समिति आई थी उसका यही उद्देश्य था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ इनसे पहले और कौन सी समितियाँ थीं जो इस उद्देश्य पे कार्य कर चुकी थी, तो यहाँ पे पटेल समिति है, NCERT कार्यदल है, ये आचार्य राममूर्ति समिति है, ये तीनों है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर है। और ये सभी समितियाँ जो हैं यशपाल समिति से पहले आई हुई समितियाँ हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ये है NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो कौन से जो हैं वो दृष्टिकोण हैं वो लाए गए हैं 2005 NCF में। तो बच्चों के प्रति क्या है दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्न, या शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण, या विद्यालय या शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ये सभी जो है हमारी NCF 2005 के अंतर्गत लाए हुए हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। और ये आपकी जो क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर दिला सकते हैं अगर आपके राइट हुए हैं। तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत चला गया तो ये क्या है आपको जो है आपकी परसेंटेज में अच्छा स्कोर नहीं दिला पाएंगे। ये बहुविकल्पीय ही होते हैं जो हमारी परसेंटेज जो है अच्छी लाते हैं। 1 नंबर के अगर आपके सारे क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया और ना ही कोई काटेगा।
अब 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको जो है आपके सभी प्रीवियस ईयर में एक ना एक जगह पे जो है, या तो आपको अति में हो या बहुविकल्पीय या लघु में हो, ये आपको दिया हुआ है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। आप जब मैं कराऊंगी तब आप देख सकते हैं। और ये 18 में भी हमारा देखिए पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ है। तो हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो लाई गई थी वो हमारी लाई गई थी 1987 से 88 में लाई गई थी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। कि बच्चों को आकर्षित करने की योजना किस कक्षा तक थी, 1 से 8 तक थी, 6 से 11 थी, या नर्सरी से 5th क्लास तक थी, या 2 से 5 क्लास तक थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1 से 8 वर्ष। एक कक्षा 1 से 8 तक के लिए क्या था, बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। आगे चलते हैं, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्कूल एडिशन कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर जो क्या है बल दिया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें, पहला है व्यक्तित्व एवं सामाजिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल, शैक्षिक तैयारी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी पर क्या है स्कूल एडिशन कार्यक्रम के द्वारा क्या है बल दिया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई थी। तो ये हमारी कब संचालित की गई थी, यहाँ पे इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो ये हमारी की गई थी संचालित 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है संचालित की गई थी। और इसमें क्या है, इसमें जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, जो कारखानों में उनकी उम्र नहीं है फिर भी वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए वहाँ से निकालने के लिए ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लाई गई थी, जिससे वो अपने जो प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार है वो प्राप्त कर सकें। अगला क्या था, अगला हमारा 2018 की प्रीवियस ईयर में पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, वो है पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था कि किस विचार के कारण जो है पोषाहार वितरण योजना लाई गई थी। इसमें पहला है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, यह समुदाय को शामिल करने के लिए, यह शिक्षक को व्यस्त करने के लिए, यह रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए जो है ये हमारी वितरण पोषाहार योजना लाई गई थी। ठीक है, अगला हमारा लास्ट जो बहुविकल्पीय है प्रीवियस ईयर का 2018 का, वो हमारा ये लास्ट है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सुविधाएं जो प्रदान की जा रही हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए, ड्रॉप आउट ना हो और उनकी पढ़ाई में जो क्या है कोई भी रुकावट ना हो। तो छात्रवृत्ति है, विद्यालय मध्य भोजन है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या ड्रेस है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये सभी सुविधाएं जो है हमारे प्राथमिक स्कूल में दी जा रही हैं। इससे क्या है बच्चों के नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है और उनका जो ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे, वो अब ड्रॉप आउट की समस्या जो है ख़त्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे बहुविकल्पीय जो 15 पूछे जाते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है और क्वेश्चन है। अब हमारे जो हैं 2018 का क्या है, 2018 के प्रीवियस ईयर के क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर ये सारे पेपर्स ही सॉल्व कर लेंगे तो भी आपके अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, प्लस इसके लिए आपको मेरी सारी जो क्लासेस हैं वो भी देखनी पड़ेंगी, तभी आप 90% प्लस का टारगेट जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको पढ़ाई में जुट जाना चाहिए क्योंकि अब आपके पेपर ज़्यादा दूर नहीं हैं, आने ही वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार को क्या निहित है। जो मूल अधिकार हमारा है उसमें क्या निहित किया गया है, तो उसमें निहित किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है, ये आपको 2018 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है।
और ऐसे ही आपसे क्या है, ये अनुच्छेद जो है इनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इसमें आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पेपर में पूछा जाए। अगर आप इसे क्वेश्चन में स्पीड अच्छी है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने हिसाब से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर हमारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या है, ट्यूशन की व्यवस्था की छूट प्राप्त है या नहीं है। तो आपकी नहीं है। आप जो है अगर प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, अध्यापक अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप क्या है, जो निजी ट्यूशन है आप नहीं दे सकते हैं, उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अगला हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी, ये हमारी की थी सन 1981। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा स्थापना ये कब और किसने की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल बन के आया था वो कौन था। तो यहाँ पर जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो आपका राइट आंसर होगा। प्रथम गवर्नर जनरल बन के जो वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। आगे देखते हैं 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 19 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। जो मिशन स्कूल हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है यहाँ पर। तो इसमें पहली इसकी विशेषता है, मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से क्या है, शिक्षा दी जाती है, इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और दूसरा इसमें इसकी विशेषता है, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। क्या है ये, ईसाई धर्म के लिए जो मिशन स्कूल जो चलाए गए थे। और थर्ड इसमें है, मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय क्या है, निश्चित होता है। और मिशन स्कूलों में रविवार को क्या है, विद्यालय का अवकाश रहता है। वैसे तो विद्यालय का अवकाश जो है हमारे सभी प्राथमिक विद्यालय और सभी जगह होता है, और जो निश्चित समय भी होता है वो सभी विद्यालयों में सेम होता है। तो इन दोनों में आपको जो है ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिशन स्कूलों में ये दोनों चीज़ें जो हमारे स्कूल में वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर यही अंतर है कि यहाँ पर केवल ईसाई धर्म की जो धर्म से रिलेटिव जो है शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2018 का। ये है, शिक्षा में छनाई या निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है। तो शिक्षा में छनाई और निस्पंदन सिद्धांत से आशय है कि कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षा दे सकें। ठीक है, कि हमें जो है, जो बड़े लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें हम शिक्षा दे दें और उनसे क्या है, जो शिक्षा जो है छन छन के नीचे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये निस्पंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत का क्या था, यही अर्थ था, यही तात्पर्य था। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2018 में है। वो है कि लॉर्ड कर्जन को शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 2001 बताइए। ठीक है, इसकी जो शैक्षिक नीतियाँ थी शिक्षा, वो शिमला शिक्षा सम्मेलन की, वो आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा होगा कि लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या आयोजित किया था और शिक्षा सुधार कार्य को व्यावसायिक रूप से प्रदान करने के लिए किया गया था। इसमें क्या था, इससे क्या है, व्यावसायिक रूप से शिक्षा को प्रदान करने के लिए जो शिमला शिक्षा सम्मेलन लाया गया था। और ये कब लाया गया था, ये हमारा 1901 में लाया गया था। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 2001 में किसके द्वारा लाया गया था, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर में लॉर्ड कर्जन भी याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। ठीक है,
और ये हमारी क्या थी, ये हमारी जो संशोधन जो किया जाता है, अगर हमारी कोई शिक्षा नीति लाई जाती है उसमें कुछ चीज़ों का संशोधन किया जाता है, तो ये वही हमारी शिक्षा नीति थी 1992 की। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के नाम जो शीर्षक है किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। ये तो आपको एकदम से दिमाग में आपके छप गया होगा, क्योंकि ये मैंने आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि यशपाल समिति। यहाँ पर आपको केवल इतना ही लिखना है, यशपाल समिति, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट आई थी उसको बस उसी को पूछा गया है। आपको ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में मतलब कि देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ये क्लास जो है शेयर कर दीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस 90% प्लस मार्क्स का जो है फ़ायदा उठा सकें और अपना डीएलएड में एक अच्छा स्कोर पा सकें। अब देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है NCFTE 2009 क्या है आंसर। NCFTE इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। यह क्या है, शिक्षक का प्रोग्राम है या योजना है, तथा जो आगामी जो वर्ष में क्या है भारत में आ सकती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो लाई गई थी, इसके तहत हमारे विद्यालय में किन किन वस्तुओं के लिए लाई गई है। तो इसमें देखते हैं, इसमें पहली क्या है, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, लघु औजार किट और गणित किट है, और ब्लैक बोर्ड है, हमारा डस्टर है, चौक है और फर्नीचर है। अगर थोड़ा आप एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पर केवल 4 ही पूछे गए हैं, तो आप 4 ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी समय की भी बचत होगी और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे और आपका जो है पेपर भी नहीं छूटेगा। अब 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पी मोस्ट कार्यक्रम लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। जो लाया गया था, ये पी मोस्ट का अर्थ है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना था। ठीक है, पी मोस्ट का अर्थ था जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उन्नतशील बनाया जाए। और अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, SOPT का पूरा नाम क्या है। देखिए, आपको 18 में ही जो है 3 क्वेश्चन जो हैं आपके फुल फॉर्म से पूछे गए हैं। यहाँ पे पी मोस्ट हो गया और SOPT हो गया और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम वाला हो गया। ठीक है, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है, इससे आएगा ज़रूर, तो आप जो है अपना 1 नंबर कहीं भी नहीं गंवाएंगे। अगर यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको इन फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपने 3 नंबर खो देंगे। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। SOPT का पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर राष्ट्रीय बालिका योजना है, शिक्षा योजना जो है वो क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGL भारत सरकार का एक क्या है, केंद्रीय हस्तक्षेप है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, पहुंचने से जो है सबसे कठिन जो लड़कियों तक क्या है पहुंचना है। जो लड़कियां जो स्कूल तक नहीं पहुंच सकती उन तक पहुंचना है, खासकर उन लड़कियों तक जो स्कूल तक नहीं पहुंच सकें। इसका उद्देश्य क्या है, पहुंचने में सबसे कठिन लड़कियों तक पहुंचना है, खासकर उन लड़कियों तक जो स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा जो है हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्त सहायता से जो है संचालित किया जा रहा है। DPEP भी आपके लिए क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसमें से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इसके लिए भी आपको अगर मेरी क्लास में डिटेल में देखना है DPEP के बारे में, तो आप इसके लिए मैंने आपको एक अलग से क्लास कराई है DPEP की पूरी। उसमें पूरा मैंने आपको बताया है कि क्या उद्देश्य है, क्या क्या
और कैसे कैसे ये डीपीईपी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा कि विश्व बैंक की सहायता से जो है डीपीईपी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक नंबर आप जरा से छट से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केवल आपको लिखना है कि विश्व बैंक की सहायता से जो है हमें डीपीईपी जो है संचालित किया जा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं तीसरी परियोजना का उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लाई गई है बच्चों के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है इसका हमारा उद्देश्य है कि खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं को बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और क्या है उनका पुनर्वास करना, ठीक है। उन्हें जो है जो खतरनाक जो जोखिम भरे कारखानों में बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ से उनको निकालना है और उन्हें क्या है उनका एक पुनर्वास करना है और उनको क्या है और एक चीज़ और है और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है जो वो छोड़ के वो वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं या बंधुआ मजदूर बन के रह रहे हैं, वहाँ से उन्हें निकाल के उन्हें उनकी प्राथमिक शिक्षा जो उनका मूल अधिकार है वो उन्हें दिलाना है, ठीक है। और ये हमारी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत ही उनके ही प्रयास से जो है पूरा किया गया है। आज जो है अब कोई भी जो कारखाने में बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करते हैं, ढाबों वगैरह पे आपने देखा होगा अब नहीं करा जाता है ऐसा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी जो है कार्रवाई की जाती है, उसे जेल भी होती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो हमारे 2018 की प्रीवियस में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। बच्चों से जो संबंधित जो अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से हैं वो। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। बालकों के अधिकार संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला इसमें क्या है, बच्चों को जन्म के तत्काल पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का क्या है अधिकार है, ठीक है। और सेकंड है प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा तथा नाम पारिवारिक नाम बनाए रखने का क्या है अधिकार है, ठीक है। और थर्ड इसमें है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जो है पृथक ना करना, कि अगर बच्चे के माँ बाप की इच्छा नहीं है तब तक आप उनको क्या है उनके घर से नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 4 नंबर इसमें जो हमारे बच्चों से रिलेटिव अधिकार है वो है कि माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण एवं संबंध बनाए रखने का अधिकार है, कि अगर किसी कारणवश जो है बच्चे का मतलब जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है, अगर वो चला जाता है तो इसका भी अधिकार है उसको क्या है उनके साथ जो अपने संबंध अच्छे करने का और उनका क्या है जो है उनको उन संबंध को क्या है बनाए रखने का। और 5th नंबर इसमें हमारा अधिकार है कि बच्चों के अपहरण क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, ठीक है। बच्चों को क्रय विक्रय है उनका जो अपहरण करके ले जाते हैं उनका व्यापार करते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या है राष्ट्र द्वारा क्या है कानून बनाना है। और आइए देखते हैं और इसमें क्या है, इसमें भारत सरकार ने इस घोषणा को कब अंगीकृत किया था, तो 11 दिसंबर 1992 को क्या है अंगीकृत किया था। हमारे जो बच्चों से रिलेटिव जो अधिकार हैं ये आपके लिए यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये क्यों कहलाता है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र, जो वुड का घोषणा पत्र आया था। देखते हैं चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस घोषणा पत्र के द्वारा संपूर्ण देश हेतु एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की क्या है स्थान दिया गया था, ठीक है। वुड का जो घोषणा पत्र आया था उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा से लेके जो विश्वविद्यालय तक की शिक्षा थी उसके लिए जो नई नई और अनेक अनेक जो है योजना लाई गई थी। और जेम्स ने इस घोषणा पत्र की भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऐसे करके क्वेश्चन कि जो महाअधिकार भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र जो किसने कहा है, तो यहाँ पर वो है जेम्स। जो जेम्स हैं उन्होंने इस वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे इसके बारे में क्या दिया है। आगे दिया है भारतीय शिक्षा से इसमें पूर्व जो हुए या इसकी ओर संकेत करता है कि जो उसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है, ठीक है।
जेम्स का मानना क्या है कि वुड के घोषणा पत्र में दो बातें विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम तो उस समय की जीर्ण शीर्ण शिक्षा की उचित तस्वीरें जो है घोषणा पत्र में हमारे सम्मुख रखी, और दूसरी क्या थी, उसने शिक्षा को संगठित एवं व्यवस्थित करने का अनेक उपयोगी जो है सुझाव दिए हैं। अतः यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जो है कहलाया है या कहलाता है। यहाँ पर हमारे 2018 का प्रीवियस ईयर था, इसका क्या है, हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। यहाँ पर जाना कि जो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, जो वुड के घोषणा पत्र को, और ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला जो जेम्स एक व्यक्ति है, विद्वान है, उनका ये कहना है। आगे देखते हैं 33 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। ठीक है, जो दौलत सिंह कोठारी थे, उन्होंने कोठारी आयोग के तहत क्या है, पंचमुखी सिद्धांत दिए थे। देखते हैं इसमें कौन कौन सा। इसमें पहला है कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, और सेकंड है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है, इसमें अब थर्ड है हमारा है कि शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को क्या है, मजबूत करना है। और इसके बाद है शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों का विकास करना। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, लास्ट इसमें है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक अधिकीकरण की प्रक्रिया को क्या है, विकसित करना है। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे जो कोठारी आयोग की क्या है, पंचमुखी सिद्धांत थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली 1986 की विशेषता बताइए। जो हमारी दूसरी शिक्षा प्रणाली आई थी उसकी जो है आपसे विशेषता पूछी गई है। तो इसमें इसकी पहली विशेषता क्या है, शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाना, और क्या है, नवीन शिक्षण प्रणाली के समस्त विषय इस प्रकार के हैं जिनका स्तर जो है उन्नत है, और विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय जो हैं भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें इसकी विशेषता क्या है, इसमें इसकी दूसरी विशेषता है कि उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक कर शिकायत प्रणाली विश्वविद्यालय में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या की समिति जो है कर सकेगी। इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर क्या है, विद्यार्थी सबसे पहले क्या है, रोजगार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बच्चों का शिक्षा देने का यही टारगेट होता है कि वो क्या है, रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, इसीलिए विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर विद्यालयों में व्यर्थ के प्रवेश जो है नहीं लेंगे। ठीक है, जो फालतू के प्रवेश लेते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो छात्रों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तभी से क्या अवांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को जब हमें जो है, अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तभी तो हम एडमिशन लेते रहेंगे और जो पढ़ते रहेंगे, हम सोचते हैं कि पढ़ ले रहे हैं कि कभी ना कभी तो रोजगार मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये मना किया गया है कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो उन्हें व्यर्थ का जो है एडमिशन जो है और लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और इसका यही कारण है कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तभी वो जो है कि अवांछनीय जो है प्रवेश लिए जा रहे हैं। थर्ड इसमें पॉइंट क्या है, इसका थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन की नई व्यवस्था। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा नई मूल्यांकन पद्धति बनाई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम श्रेणी एक ग्रेड के आधार पर दिए जाएंगे, और इसके जो निम्नलिखित हैं कैसे हैं कि किस तरह से ग्रेड दिए जाएंगे कि विशेष योग्यता से, ठीक है, संतोषजनक और उत्तम और अच्छा, ये बोल के हम क्या है, बच्चे को ग्रेड दे सकते हैं। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ विशेषता इसकी है शिक्षा संरचना में एक रूपता की शिक्षा संरचना में क्या है, एक रूपता लाई जाए। तो इसमें क्या है, इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारत की शिक्षा पद्धति में क्या है, समरूपता लाई जा सकेगी, जो बच्चों के राष्ट्रीय एकता की भावना में क्या है, विकास करेगी। ठीक है, और इसमें फिफ्थ इसकी विशेषता है व्यावसायिक शिक्षा को
प्रमुखता इस शिक्षा प्रणाली के व्यावसायिक शिक्षा को अधिक अधिक जो है प्रमुखता दी गई थी कि बच्चे को कि जो शिक्षा ले रहे हैं उनको यही टारगेट बना के शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें क्या है, एक व्यवसाय मिले, एक रोजगार मिले। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा छात्र स्वयं के प्रति क्या है, जागरूक होगा और कार्य अनुभव के अंतर्गत क्या होगा, ट्रेंडों के द्वारा अपनी स्वयं के अनुसार जो है व्यवसाय शुरू कर सकेगा। मतलब कि अपना स्वयं का व्यवसाय, उसे ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय भी प्राप्त कर सकेगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। इस व्यावसायिक कुशलता द्वारा क्या है, देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है उसकी की खपत जो होगी कम होगी, ठीक है, उसमें कमी आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पे टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है और टिप्पणी में जो है हम कोई भी हेडिंग वगैरह नहीं डालते, टिप्पणी में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर टिप्पणी क्या लिख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम पर सरकार परिवर्तन का भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम का सरकार जो परिवर्तन करती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। 2004 के केंद्र में जो एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई, ठीक है। इसने कहा कि पूर्व 2000 में क्या है, पाठ्यचर्या का जो है भागवकरण किया गया, जो कि एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक था, ठीक है। 2000 में जो हमारी पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई थी वो क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए क्या घातक था। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, आगे दिया है, अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र शैक्षिक संसाधन एक प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो कब आई थी, जो सभा बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली थी। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी की आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी, ठीक है। और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे, ठीक है। 2005 में जो है 2000 में जो पाठ्यक्रम बना था वो 5 वर्षों से पूरे होने वाले थे। और इसी मध्य क्या है, वर्ष 2000 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी से पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ, कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी कि 2000 के बाद से क्या हुआ, जो हमारा कंप्यूटर था वो ही बहुत ही ज़ोर शोरों से, मतलब लोग उसके बारे में जानने लगे और उसको क्या है, प्रयोग करने लगे। और एक आधुनिक दुनिया में जो है कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता हो गई। और इसके कारण क्या हुआ, पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। जो 2000 में पाठ्यक्रम आया था उसमें संशोधन कब, 2005 में हुआ था, ठीक है। और ये क्यों था, क्योंकि जो अब आने वाली जो आगे आधुनिक दुनिया थी वहाँ पर क्या था, जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी और जो कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इससे हम क्या कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। तो ये आपका कब प्रकाशित किया गया था, ये आपको दिसंबर 2005 में जो है प्रकाशित किया गया था। और उसका शीर्षक क्या था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, इसका शीर्षक था। इस फ्रेमवर्क में कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी संपूर्ण रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई थी। जो हमारा जो पाठ्यक्रम आया था 2005 का, इसमें जो कक्षा 1 से 12 तक की क्या है, सभी हेडलाइन दी गई थी कि किस कक्षा में कैसे पढ़ाना है और क्या क्या क्राइटेरिया होगा और कैसे बच्चों को एक अच्छा उनका भविष्य बनाना है, कि वो जो नई आईसीटी जो टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उससे रिलेट करके कैसे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने आपसे अभिकरण पूछे हैं, देखते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान में सर्व शिक्षा अभियान भी कहा जाता है। जो संपूर्ण साक्षरता अभियान को क्या सर्व शिक्षा अभियान के नाम से भी क्या है जाना जाता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना 2001 से शुरू की गई थी। आपसे पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो कब किया गया था, ये 2001 से शुरू किया गया था।
एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के समस्त जिलों में लागू किया गया था। कि देश के सभी जिलों में क्या लागू इसे किया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, 2010 तक 6 से 14 वर्ग के समस्त बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। कि 2010 तक का टारगेट बनाया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं सभी क्या है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लें। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बहुत सारे कार्य हैं वो देख लेते हैं कौन सा है। इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है सन 2005 सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे जो हैं इस अभियान में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, जो सभी बच्चे थे उनको जो है इस अभियान में शामिल किया गया था। और प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक क्या है, 7 तथा 10 तक बुनियादी शिक्षा स्तर सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव पर समाप्त करना है। ठीक है, कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा देनी है और जो लैंगिक जो असमानता है, जो भेदभाव फैला हुआ है हमारे देश में, उसको क्या है समाप्त करना है। थर्ड इसमें क्या था, 2010 तक के लिए शिक्षा। ठीक है, 2010 तक के लिए शिक्षा क्या थी कि जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोष पद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर क्या है बल देना था। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच अनुपात जो है, ये आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि अनुपात क्या है। तो जो केंद्र शासित जो केंद्र है वो कितने का सहयोग करते हैं हमारी शिक्षा में, वो हमारा करता है 85 का और राज्य है 15 का। तो 85:15 के अनुपात में सहभागिता प्रबंधन के आधार पर क्या है सहायता दी गई। ठीक है, और 10वीं योजना के दौरान सहभागिता प्रबंधन कितना कर दिया, पहले इतना किया गया था, उसके बाद कितना किया कर दिया था 75 से 25 किया, इसके बाद क्या किया 50 से 50 के आधार पर कर दिया गया। अब जो है आपका कितना है राज्य और केंद्र का अनुपात, वो है 50-50, मतलब कि दोनों बराबर की हिस्सेदारी करेंगे। इसके 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं है। इसमें जो है 8 उत्तर पूर्व जो राज्य हैं वो शामिल नहीं हैं, जिन्हें 15% सहायता राशि 2 वर्ष यथा जो है 2005 से 6 और 2006 से 7 के लिए क्या है DONER मंत्रालय जो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये हमारा जो मंत्रालय है वो जो जिनके लिए ये सुविधा नहीं है, 8 जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे हैं उनके लिए 15% क्या है सहायता जो है उपलब्ध कराना है। आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया, और इसमें दिया है यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, तथा इसमें बालिकाओं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों एवं कठिन परिश्रमियों में रह रहे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत है जिन आबादी क्षेत्र में कभी तक स्कूल नहीं है। ठीक है, उन आबादियों को जो है टारगेट बनाया गया था कि जहाँ पर कभी आज तक स्कूल ही नहीं खुले हैं वहाँ पर क्या है स्कूल खोलना है। और जो लड़कियाँ हैं बालिका शिक्षा है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको क्या है जो शिक्षा प्राप्त कराना है, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, जिनके लिए एक वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, उन्हें भी क्या है शिक्षा से जोड़ना है। जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान का क्या है ये लक्ष्य था। वहाँ नए विद्यालय जो है खोलना है जहाँ पर क्या है विद्यालय नहीं है। ठीक है, और अतिरिक्त छात्र कक्षाओं के लिए नए कमरे बनेंगे, शौचालय बनेगा, पेयजल बनेगा, रख रखाव होगा और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे और पुष्टि करना शामिल है। आगे क्या है, और सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ में दिसंबर 2009 तक लगभग 1 से 90 लाख नए विद्यालय जो है खोले गए थे। आपसे पूछा जाए कि दिसंबर 2009 तक कितने विद्यालय खोले जा चुके थे हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, तो 1 से 90 लाख तक के नए विद्यालय। ठीक है, और नई विद्यालय इमारतें जो है इतनी खोली जा चुकी थी तथा 6,50,442 लाख जो अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके थे या जो है पूरे होने वाले थे। ठीक है, और क्या था, और 31 जन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और था 31 मार्च 2009 तक क्या था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 से 47 लाख नए शिक्षक नियुक्ति किए जा चुके थे। ठीक है, इतने जो है जो शिक्षक की नियुक्ति
कर दी जा चुकी थी और सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु 11वीं योजना में जो है आपका इतने करोड़ रुपए का क्या है उपलब्ध कराए थे। ओके, यहाँ पर जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान में जो जो किया गया था, जो टारगेट बनाया गया था और क्या क्या कमरे थे, क्या क्या व्यवस्था की गई थी, वहाँ इसमें हमने उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है 2018 का क्या प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। आइए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। मैंने आपसे कहा ही था कि कस्तूरबा गांधी है, ब्लैक बोर्ड है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये आपके सभी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं। आइए देखते हैं क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में जानते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NPEGEL के नाम से भी जानते हैं योजना। और प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम लचीला विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं एवं निर्णय के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर क्या है बालिका शिक्षा की बाधाओं को क्या है दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लाया गया था उसका यही प्रयास था, जो बालिकाओं के बीच में जो शिक्षा में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना है। ठीक है, और NPEGL की शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े ब्लॉक हैं उनमें क्या है कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तथा इसमें उन लड़कियों की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है जो जो स्कूल में जो भर्ती तो हैं लेकिन वहाँ नियमित रूप से जो है नहीं जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने हेतु विवश हो जाते हैं जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। जब बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते तब वो क्या कहते हैं, तब वो जो है पढ़ाई से क्या है उनका एक उनका मन हट जाता है और वो क्या है स्कूल छोड़ देते हैं और क्या होता है वो पढ़ाई से जो है निराशा उनमें होती है। आइए देखते और आगे क्या दिया, आगे दिया है कि कक्षा में शिक्षकों समकक्षाओं द्वारा अपेक्षित अनुभव करते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों की पहचान करने और उन्हें इस व्यवस्था से बाहर निकालने और पढ़ाई के माध्यम में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर निश्चित करने पर क्या है बल देती है। ठीक है, यह योजना जो है लड़कियों की भर्ती, उपस्थिति, उपलब्धता पर नज़र रखने के लिए क्या है ग्राम स्तर की महिलाओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता से लेती है। ठीक है, ये हमारी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है जो ग्राम स्तर है की महिलाएं हैं, जो संगठन है, जो NGO हैं, उनकी सहायता से जो है चलाई जाती है। आगे देखते हैं कि संयुक्त संगठन से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अपनी समझ के प्रारूप ग्राम विशेष हेतु क्या उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का क्या है प्रावधान है। और इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहाँ क्या है आबादी बिखरी हुई है और जहाँ पर कि बहुत दूर स्कूल हैं, लड़कियाँ जो है स्कूल नहीं जा सकती हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक की लड़कियों के लिए क्या है 75% स्थान क्या है आरक्षित होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों के लिए है, ये है 75% है। और बाकी के क्या है 25% स्थान जो गरीबी की रेखा से जो नीचे लोग जीवन यापन करते हैं उनके परिवार की जो लड़कियां हैं उनके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य लिखिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या है देखते हैं। इसमें पहला इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। जो सांस्कृतिक उद्देश्य वो क्या है वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में ढली गई थी। ठीक है, जो हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली तो अंग्रेजी ढांचे में थी। इसका उद्देश्य क्या था विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपा था। ठीक है, लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया गया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा ऐसे हम वर्धा योजना भी कहते हैं, ये हमारी गांधी जी द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और जाकिर हुसैन समिति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसमें यही बात कही गई थी कि बच्चों को क्या है कि उनकी शिल्पकालीन जो उनकी आवश्यक जो शिक्षा है उन्हें वही दी जाए, इससे और उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि बालकों के नैतिक गुणों का विकास बालकों में नैतिक गुणों का विकास, उचित अनुचित का विचार, कार्य अकार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है जिसका आधार अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली बच्चों की पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिक देश एवं कलेश की कलुषित मनोवृत्ति को पनपने नहीं देती है। ठीक है, जो घृणा है और जो कलुषित जो हमारी पहले की जो प्रणाली है उसे क्या है पनपने नहीं देती है और बच्चे को क्या है एक अच्छी राह पर ले जाती है। इसमें थर्ड क्या है, थर्ड इसका पॉइंट है कि आर्थिक उद्देश्य इसमें आर्थिक उद्देश्य क्या है, बेसिक शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य में बेसिक शिक्षा के ही उद्देश्य हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालयों के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको क्या है आत्मनिर्भर बनाना है तथा बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद जो है बेकारी की समस्या का समाधान करना है। ठीक है, जो बेरोजगारी की समस्या है उसका भी समाधान करना है कि ऐसी शिक्षा देनी है कि बच्चा जो है अपना रोजगार भी कर सके। यह शिक्षा यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद कर सकती है, साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी क्या है योगदान दे सकती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें फोर्थ पॉइंट है सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य, बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वोदय समाज की क्या है स्थापना है। और क्या है, सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, संघर्ष के स्थान पर न्याय और शोषण के स्थान पर सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो बालक किसी शिल्प में जो परिश्रम करता है वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व अच्छी तरह से जो है समझता है और दूसरे का शोषण नहीं करता। ठीक है, इस के तहत क्या है बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों से क्या है शोषणहीन समाज की स्थापना का जो क्या है संभावना करती है कि एक ऐसा समाज हो जो है दूसरे का शोषण ना करे बल्कि परिश्रम करे और उस जो परिश्रम करना है उसकी भी क्या है वैल्यू समझे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम के किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त में जो है परिचय दीजिए। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें देखते हैं। इसमें पहला हमारा क्या है, इसमें पहला है जनशाला। यह कार्यक्रम भारत सरकार और 5 संयुक्त राज्य एजेंसियों द्वारा मिलकर जो है चलाया जा रहा है। जनशाला कार्यक्रम पहला हमारा क्या है जनशाला कार्यक्रम है, क्या है जनशाला कार्यक्रम। तो जनशाला कार्यक्रम क्या है प्राथमिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा का विकास के लिए क्या है जनशाला कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है समाज में वंचित पिछड़े वर्ग विशेष रूप से लड़कियों और बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, काम करने वाले बच्चों और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारा क्या है प्रोग्राम है, अगला हमारा कार्यक्रम है DPEP। ठीक है, तो DPEP कार्यक्रम द्वारा क्या है प्रयोजित है। आगे देखते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया था। हमारा DPEP प्रोग्राम जो है वो हमारा 1994 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है, शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, समाज के विभिन्न वर्गों के क्या है समस्या को कम करने के साथ साथ क्या है काम करना है। आगे नेक्स्ट है थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा कार्यक्रम क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। क्या थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसमें क्या था कि देश में के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं
भौतिक संसाधनों में सुधार करने के लिए वर्ष 1997 से 1998 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया था? 1997 से 1988 में प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक चल रहे प्राथमिक विद्यालय में क्या है, 2 बड़े कमरे हों, कम से कम 2 शिक्षक हों और आवश्यक शिक्षण सामग्री हो। इस योजना का क्या प्रमुख अंग है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का यही उद्देश्य था कि जो स्कूल की सुविधाएं हैं उनको देखना है और बच्चों को क्या है उनका रखरखाव करना है। अगला क्या है? अगला हमारा फोर्थ हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रमुख जो है प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक की बालिकाओं को के लिए क्या है, आवासीय सुविधा के साथ क्या है 750 विद्यालय खोले जा चुके थे। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का हमारा ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो नवीन विचार हैं उन पर क्या है, अपने विचार प्रस्तुत करना है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है, प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ हेतु आज सरकार की बहुत सी क्या है नवीन योजनाएं खोल रखी हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु क्या है सरकार बहुत जोर शोर से क्या है कार्य कर रही है। स्कूल चलो अभियान माध्यम से क्या है बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है। और क्या है, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए क्या है राष्ट्रीय कार्यक्रम खोले जा रहे हैं, जहाँ पर क्या कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के अंतर्गत क्या है निर्धन, वंचित, अनुसूचित जनजाति और जो है पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए क्या आवासीय सुविधा क्या है प्राप्त कराना है और 750 विद्यालय क्या है खोले जा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या है। इसके अलावा राजस्थान में क्या है घुमंती जनजाति के परिवार के बच्चों को क्या है शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चारवाहा विद्यालय आदि भी खोले जा रहे हैं। और इस प्रकार क्या है प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा जो है कई नवीन जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान में जो घुमंती जनजाति जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जैसे जो भट्टे पे काम कर रहे होते हैं और भी होते हैं व्यवसाय उनके होते हैं जो एक जगह टिक के नहीं हो पाते हैं, वो उनका जो है इधर उधर जाने का लगा रहता है। तो उनके बच्चों के लिए क्या है जो अलग से सचल विद्यालय खोले गए हैं कि जहाँ पे बच्चे होंगे वहीं पे क्या है उनकी 6 महीने की जो है कक्षा कराई जाएगी, उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं। इसमें क्या है उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। आप उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और इसी तरीके से जो है आपका डीएलएड का पेपर आता है जैसे मैंने आपको इसमें बताया है। ओके, धन्यवाद।